जुड़ रही हैं। नेहा जी, किस तरह से देखा जा सकता है घोषणा पत्र को? देखिए अर्चना, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी तो जो इसके संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आम आदमी पार्टी, इस पार्टी का नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आम आदमी से सीधे तौर पर अपने आप को जोड़कर देखती है और जाहिर है कि इस बात का फायदा चुनावों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन जहां तक बात है इस घोषणा पत्र की, तो अगर इसका अगर आप पूरा जायजा लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लोक लुभावन वायदे जरूर हैं, जैसे कि बिजली की कीमतें आधी करने का वादा किया है, 700 लीटर पानी मुफ्त करने की बात की है, आरडब्ल्यूए को ताकत देने की बात की है, दिल्ली में लोकायुक्त लाने की बात की है साफ तौर पर, और साथ ही साथ कहा है कि नए सरकारी स्कूलों को खोला जाएगा और उसके अलावा अस्पताल जो सरकारी हैं वो खोले जाएंगे। तो अगर आप ये पूरी लिस्ट देखें चुनावी वायदों की, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत एक काल्पनिक खेल नजर आ रहा है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आए आम आदमी पार्टी आगे इन वायदों को पूरा करने के लिए। लेकिन हाँ, जनता की अगर आप बात करें तो इस घोषणा पत्र से वो काफी खुश नजर आएगी, इसलिए क्योंकि ये जितने भी मुद्दे उनके चुनावी घोषणा पत्र में उठाए हैं आम आदमी पार्टी ने, वो सब कहीं ना कहीं आम जनता से मिलते हैं और यही वो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आजकल आम जनता की परेशानी का सबब बने हुए हैं। जनता अगर परेशान है तो वो महंगाई से परेशान है, बिजली की बढ़ती दरों से परेशान है, पानी से परेशान है, हर जगह ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यही समस्याएं हैं आम आदमी की। और इन्हीं समस्याओं को आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सम्मिलित करने की कोशिश की है और ये वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और उनकी सरकार बनती है तो वो इन बातों पर खरे उतरेंगे, अपने इन वायदों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी उनके पास जरूर है जिससे वो इस पर अमल कर पाएंगे। जी नेहा जी, बिजली पानी का मुद्दा उठा रहे लेकिन महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे, तो किस तरह से रोक लगा पाएगी आम आदमी पार्टी महंगाई पर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बिजली पानी जो है वो तो बुनियादी समस्याएं हैं ही दिल्ली वालों की, और उसके साथ अगर आप महंगाई की बात करें तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, बुनियादी बेसिक सब्जियां जैसे आलू, प्याज, टमाटर, जो कि एक आम आदमी का पेट भरने के लिए काफी होती थी, आप महंगी सब्जियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब्जियों के दाम इनके जिस तरह से ऊपर लगातार जा रहे हैं, इस महंगाई के बढ़ते ग्राफ ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा किया हुआ है पहले से। जो जनता है वो जो अभी प्रेजेंट सरकार है उससे वो जवाब मांग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर बातचीत करने में कहीं ना हल्की सी पीछे नजर आई। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में हालांकि साफ तौर पर नहीं कहीं भी कहा कि महंगाई को कम करने की वो कोशिश करेंगे या महंगाई को कम करने के लिए या इन बढ़ती महंगाई के आंकड़ों को नीचे लाने के लिए उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है। लेकिन हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी से खुद को जोड़ कर रखा हुआ है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी बात की है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसे भी वो इस अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे जरूर। जी, जिस तरह से घोषणा पत्र जारी हो गया है, क्या लगता है इस चुनावी इसको लॉलीपॉप कहा जाएगा या फिर जो घोषणा पत्र में विकास की बात हो रही है या बिजली की बात हो रही है, तमाम सुविधाओं की बात हो रही है, उस पर वो लागू होगी या अमल होगी या जनता को ये परेशानियों से दूर किया जाएगा? अर्चना, आपको बताना चाहूंगी कि जैसी अरविंद केजरीवाल की छवि है, जिस तरह से वो अन्ना हजारे के साथ लगातार जन लोकपाल के लिए लड़ाई करते हुए नजर आए थे, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वो और आगे इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, लेकिन जब वो लोकपाल बिल सरकार से उन्हें उसके लिए सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो आम आदमी पार्टी बनाएंगे, वो राजनीति में आएंगे और उसके बाद जिन सुधारों की जरूरत है उनको वो सुधार भी करेंगे। तो पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर आप देखें इस घोषणा पत्र को तो आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि आम आदमी से पूछकर उन्होंने ये घोषणा पत्र तैयार किया है, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि आम आदमी चाहता क्या है, उन्होंने आम आदमी की मांगों को ध्यान में रखा है और उसके अनुसार अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन उसमें से साकार कितना हो पाएगा ये देखना गौरतलब है। और उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल चूंकि एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं, उन पर अभी भी जितने भी आरोप आए हैं, अगर आप हालिया मुद्दों को ले लें तो काली स्याही फेंकी गई, अन्ना हजारे के साथ उनके मतभेद की खबरें सामने आई, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी छवि जो है वो साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर फिलहाल कोई भी ऐसा मुद्दा किसी दल के पास नहीं है जो उन पर उंगली उठा सके, और जो भी बाकी चालें उनके खिलाफ चली जा रही है, जैसा कि उनका कहना है, तो ये सियासी चाल, ये जो राजनीतिक चाल है वो हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि उनकी छवि इतनी पाक साफ है दिल्ली की जनता की नजरों में, इसलिए हो सकता है कि जनता उन पर भरोसा करे और इसे चुनावी लॉलीपॉप ना समझकर चुनावी वायदे समझे। लेकिन अब ये लॉलीपॉप है या फिर असल में वो इन वायदों को पूरा करते हैं, इसका फैसला हम
नतीजे जो चुनाव हैं उसके नतीजे आने के बाद ही कर पाएंगे, और उन्हें अगर सत्ता मिल गई तो उसके बाद ही ये बात साफ हो पाएगी। जी, जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल की साफ सुथरी छवि है, तो क्या लगता है जिस तरह से केजरीवाल और अन्ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें केजरीवाल, उसमें अन्ना नहीं मौजूद है, तो क्या लगता है थोड़ी बहुत दूरियां आ गई है अन्ना में और केजरीवाल में? जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो राजनीति में आएंगे तो तब उस वक्त उनके फैसले का ही अन्ना हजारे ने सपोर्ट नहीं किया था, और उसी वक्त अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए थे। मतभेद की खबरें हाँ धीरे धीरे आई जरूर मीडिया के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि अन्ना जो हालिया में चिट्ठी से बातचीत हुई है, अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल से, तमाम सवाल पूछे और फिर अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए ही उन सवालों का जवाब दिया। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये तो साफ नजर आ रहा है कि जो कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में वो बहुत ही ज्यादा औपचारिक, बहुत ज्यादा फॉर्मल होता जा रहा है। हालांकि वो दोनों काफी करीब थे, लेकिन इसे आप दूरियां शायद इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर उस चिट्ठी में आप ध्यान से पढ़ें तो एक एक पंक्ति दोनों ने जरूर लिखी है कि विश्वास एक दूसरे के ऊपर खत्म नहीं हुआ है। और अगर अन्ना हजारे के आप हालिया बयान की बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि वो अरविंद केजरीवाल से बातचीत के लिए तैयार हैं, जो भी मुद्दे हैं उन्हें सुलझाने के लिए तैयार हैं। वो उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, और वो अरविंद केजरीवाल पर आज भी उतना ही विश्वास करते हैं, उनकी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। तो अगर अन्ना हजारे जैसे ईमानदार नेता, ईमानदार जो समाज सेवी हैं, वो अगर केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि वो ईमानदार आदमी है, तो जाहिर सी बात है जनता उनकी बात सुनेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर मतभेद नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट और सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आ रहा है, जिसका की फायदा आम आदमी पार्टी को चुनावों में मिल सकता है। अर्चना जी, अच्छा, अब हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो बिजली पानी सुविधाओं की जो घोषणा की है उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को भी बढ़ावा देने की बात कही। तो क्या लगता है मुस्लिम वोट भी साथ देगी आप पार्टी की? जी बिल्कुल, साफ तौर पर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि मुस्लिम युवाओं को जो है वो मुस्लिम युवाओं को के जितने भी उनके खिलाफ जो फर्जी केस हैं उनको बंद करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक को भी लुभाने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। और अगर आप इसे चुनावी स्टंट भी समझे तो फिर बाकी सभी पार्टियां वैसा ही कर रही हैं, तो ऐसे ही कहीं ना करते शायद वो नजर आए। लेकिन हाँ, साफ तौर पर हम ये बात नहीं कह सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते कि जी हाँ ये चुनावी स्टंट है या फिर वो मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना ही चाहते हैं। पर अगर उनके इस घोषणा पत्र में उनके अगर इस बात से मुस्लिमों से उन्हें फायदा मिलता है, अगर उन्हें वोट बैंक अगर उनके लिए खड़ा होता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जी अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो